हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का, आप ही के अपने एजुकेशन अब जेई क्लासेस मेरिट में। मैं यहाँ आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ एक महामैराथन श्रृंखला, जिसके द्वारा मतलब जिसकी जिसकी द्वारा आप सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आज के सेशन में सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे यूनिट लेके यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आपके सिलेबस में, जैसे आपने अपना सिलेबस देखा होगा, तो कितनी यूनिट्स है? यूनिट 5 है। यूनिट 5 तक हम एक सिंगल सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। लगभग लगभग 20 से 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं किसी ना किसी ईयर में। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे बच्चों जो कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन बन के आता है, कुछ छोटे क्वेश्चंस 2 मार्कर बन के आते हैं, ठीक है। तो पर ऐसे ये टॉपिक्स है जो हमेशा रिपीट होंगे। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सोम का महामैराथन, शंखनाद महामैराथन, इसमें हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट 5 जो जिसका नाम है थिन सिलेंड्रिकल शेल्स, उस तक हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सहपाठी हैं, उन सभी के साथ इस लिंक को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट वो सभी बच्चे भी इस सेशन का, एक सिंगल सेशन का फायदा उठा सके, लाभ उठा सके, जिनका किसी भी वजह से ये सब्जेक्ट अधूरा रह गया है या इनके कोई भी, उन बच्चों की कोई भी यूनिट किसी भी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो सिलेबस है उसमें जो पहली यूनिट है यूनिट वन आप अगर देखेंगे तो आपकी सिलेबस की यूनिट 1 दो भागों में बटी हुई है, जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, और सेकंड भाग है स्ट्रेन एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। अगर हम देखें सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है बच्चों? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, गुड मॉर्निंग मुराद अली, नितेश, निगम, मिस्टर राइट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी बच्चे जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, आप इस सेशन को शेयर कीजिए, सो दैट आप सभी के साथ उन बच्चों को भी फायदा मिले जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट किसी भी वजह से पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। वो बच्चे भी यहां पर इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यहां पे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, वो आपसे पूछ लेगा। 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? हार्डनेस होती है, ब्रिटलनेस होती है, थर्ड डक्टिलिटी होती है, फोर्थ मेलिएबिलिटी, फिफ्थ हार्डनेस, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? यंग्स मॉड्यूलस हो सकती है, यंग्स मॉड्यूलस,
क्रीप हो सकती है, टफनेस हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वो एक एक नंबर के माध्यम से आपसे 5 प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस होती है किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, वह गुण, किसी भी मटेरियल का वह गुण जिसके द्वारा उसकी सतह पर ना तो आप खरोच कर सके, ना ही इंडेंटेशन यानी गड्ढा कर सके, और ना ही उस पे किसी भी टाइप के या किसी भी प्रकार के निशान बना सके, यानी उसकी सतह इतनी कठोर हो कि वहां पर आप कोई भी निशान या उसकी सतह पे किसी भी तरीके का काम ना कर पाए। ठीक है, या वो पदार्थ अपनी सतह के ऊपर किसी भी काम या किसी भी टाइप के काम करने का विरोध करे, उसको हम हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस को इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इट इज द प्रॉपर्टी। सबसे पहले 5 वर्ड लिखेंगे किसी भी डेफिनेशन में, सबसे पहले 5 वर्ड लिखेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच। सबसे पहले आप ये 5-6 वर्ड्स लिख देंगे और विच के बाद स्टार्ट कीजिएगा। बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल, हार्डनेस की परिभाषा बता रहा हूं, द मटेरियल रेजिस्ट एनी, द मटेरियल रेजिस्ट एनी इंडेंटेशन, penetration and scratch over its surface, यानी उसके सतह पर किसी भी प्रकार के खरोंच या गड्ढे होने का वह पदार्थ अगर विरोध करता है तो उस पदार्थ के गुण को कठोरता या फिर हार्डनेस कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है? भंगुरता। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भंगुरता। भंगुरता क्या गुण होता है? भंगुरता किसी भी मटेरियल का वो गुण होता है, यहीं से हम हटा लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहां पर सिर्फ यहां से लेके यहां तक आप सेम लिखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बाय वर्च्यू ऑफ विच ब्रिटलनेस क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह अपनी लंबाई में कोई भी वृद्धि किए बिना वो टूट जाए। जैसे चौक क्या होती है? चौक आप तुरंत अगर नीचे फेंक देंगे, नीचे डाल देंगे तो चौक तुरंत टूट जाती है। ग्लास क्या होता है? ग्लास भी थोड़े से झटके की वजह से टूट जाता है, बिना किसी इलोंगेशन, बिना किसी अपनी लंबाई में बदलाव किए टूट जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है ब्रिटलनेस की? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल breaks into pieces without any post elastic strain। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके? एग्जाम्पल है ग्लास, चौक। ठीक है, ग्लास और चौक, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है ब्रिटलनेस। यहां से हम मिटा देते हैं इसी प्रॉपर्टी को, और इसी प्रॉपर्टी को मिटा करके ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा लंबे लंबे तारों का निर्माण किया जा सके। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे आप लंबे लंबे तारों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कॉपर।
जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड, इनसे आप लंबे लंबे तारों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे आप उन तारों का निर्माण नहीं कर सकते, कितना भी खींच लीजिए तुरंत खींचते ही वो टूट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था चौक, चौक आप खींचिए, उससे आप तार नहीं बना सकते, उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो सकती, तुरंत टूट जाएगा। ग्लास, ठीक है। तो उस तो यहां पे हम देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डक्टिलिटी, बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल shows the it is the property by virtue of which the material can be drawn into thin wires, thin wires। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम, 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 ठीक है, गोल्ड। तो ये सब क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, डक्टाइल, देखिए डक्टिलिटी की वजह से, डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता कहते हैं। डक्टिलिटी की वजह से किसी भी पदार्थ से आप लंबे लंबे तारों का निर्माण कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी की वजह से आप चपटी परतों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? चपटी परतों का। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे आप शीट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? शीट, बहुत ही पतली पतली चपटी शीट बनती है, ठीक है। आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर, अगर आपने देखा हो मिठाई के ऊपर सिल्वर की फॉइल लगाते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल आती है जिसमें हम अपनी चपाती या खाना पैक करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल के अंदर होती होंगी जिनके द्वारा सिर्फ कुछ ही मटेरियल की शीट बनती है। आप चाहते हुए भी ग्लास की शीट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसकी प्रॉपर्टी अगर हम लिखेंगे बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स, ठीक है। थिन शीट्स, तो थिन शीट्स जिस मटेरियल से बनाई जा सकती है उन्हें हम मेलिएबल मटेरियल कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। एग्जांपल है एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है। तो ये एग्जांपल है मेलिएबल मटेरियल के बच्चों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस अगर हम देखें तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? by virtue of which there is a unit there is a resistance against the unit strain। यूनिट स्ट्रेन यानी यूनिट, एक इकाई स्ट्रेन, इकाई विकृति में आई हुई वृद्धि के अगेंस्ट, विरुद्ध आई गई रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। किसी भी मटेरियल के अंदर अगर ऐसा होता है तो उसको हम यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। यंग्स मॉड्यूलस जितना ज्यादा होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है। जितना ज्यादा ये ई होगा, जितना ज्यादा ये ई होगा, उतना ही मटेरियल के अंदर स्ट्रेन, स्ट्रेन आगे देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन उतना ही आपको कम मिलेगा, ठीक है। बेसिकली जितना ज्यादा ई होगा उतना ही ज्यादा स्टिफनेस होगी।
उतनी ज्यादा स्टिफनेस होगी तो उतना ही ज्यादा स्ट्रेन कम होगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पे देख लिया। क्रीप क्या होता है? क्रीप, क्रीप देखिए एक टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? समय पे आधारित गुण है किसी भी पदार्थ का, वह गुण जो समय पे आधारित हो। आपने देखा होगा कोई रस्सी, कोई तार, कोई शाफ्ट अगर आप बहुत सालों तक लटकाए रखें तो उसके अंदर अपने भार की वजह से, अपने भार के कारण, अपने भार की वजह से उसके अंदर उसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। ये जो गुण होता है ये कहलाता है क्रीप। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल shows increase in length due to continuous loading for a long time। ठीक है, और जो क्रीप होता है बच्चों, ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ टाइम होता है। जितना ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे उतना ही क्रीप की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, उतना ही क्रीप बढ़ता जाएगा मटेरियल के अंदर। ठीक है, टफनेस, टफनेस क्या होती है? टफनेस ये किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है, वह गुण होता है किसी भी पदार्थ का जिसके द्वारा वो टूटने से पहले मैक्सिमम एनर्जी, अधिकतम ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कम एनर्जी लेकर के ही टूट जाते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होती है तब जाके वो टूटते हैं। तो हर एक मटेरियल की एक टफनेस लेवल होता है। ठीक है, तो उसी को ही हम यहां पे डिफाइन करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल, देखिए मैंने सारी डेफिनेशन, ये जितनी भी डेफिनेशन है उसमें मैंने ये 7 से 8 वर्ड स्टार्टिंग के चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए 7 से 8 वर्ड आप याद कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन में बदलाव कर दीजिए जैसे जैसे वो पूछेगा। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल शोज, द मटेरियल एब्सॉर्ब्स मैक्सिमम एनर्जी बिफोर फेलियर और फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें तो यंग्स टफनेस हो गई। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी या वह गुण जिसके द्वारा मटेरियल मटेरियल के अंदर ताकत आती है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल शोज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रॉपर्टीज हमने देख लिया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आता है अगला टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को भी थोड़ा सा जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे
तो यहां पर आ जाता है हुक्स लॉ, यानी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। ठीक है, तो अगर ए पॉइंट देखा जाए, देखिए यहां पे आता है स्ट्रेस और यहां पे आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन। अगर हम यहां पे देखें तो ए पॉइंट क्या कहलाता है? ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बी पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट। सी पॉइंट होता है अपर यील्ड पॉइंट। डी पॉइंट होता है लोअर यील्ड पॉइंट। ई पॉइंट होता है फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, ई पॉइंट होता है यूटीएस, यूटीएस या यूटीपी। इसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। और एफ पॉइंट होता है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, ये 6 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आसानी से बना लेंगे। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होता है? समानुपाती बिंदु, समानुपाती सीमा। ये वह सीमा होती है जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इलास्टिक लिमिट वो सीमा होती है जिसके अंदर अगर मटेरियल के ऊपर से फोर्स यानी बल को हटा दिया जाए तो जो मटेरियल है वो अपनी पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाएगा जो स्थिति बल लगाने से पूर्व थी। ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर अगर बल लगा करके छोड़ दिया जाए, बल लगा करके हटा दिया जाए, इस बिंदु पर आकर के बल लगा करके हटा दिया जाए तो भी वह पदार्थ अपने खुद के भार की वजह से विकृत होता जाएगा, डिफॉर्म होता जाएगा। ठीक है, डी पॉइंट क्या होता है? लोअर यील्ड पॉइंट होता है। यहां पे विकृति थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए यहां पे अब विकृति कम हो गई है। यूटीपी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, यहां पे किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और फ्रैक्चर पॉइंट वो पॉइंट, वह बिंदु होता है जहां पर मटेरियल फेल हो जाता है, जहां पर मटेरियल फेल होता है। ठीक है, अब ये किसके लिए है? कौन से मटेरियल के लिए पूछेगा वो आपसे? वो पूछेगा माइल्ड स्टील के लिए। तो ये माइल्ड स्टील के लिए, किसके लिए बच्चों? माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट वो पूछ सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन। इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट्स आपको 4 मिलते हैं। कौन कौन से? ई, जी, के, म्यू। ई, जी, के और म्यू। ई होता है यंग्स मॉड्यूलस, जी होता है शियर मॉड्यूलस, के होता है बल्क मॉड्यूलस, और ये होता है म्यू होता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, ये 4 आपको इलास्टिक कांस्टेंट्स देखने को मिलते हैं।
ई जो होता है वो आकर के निकलता है यहां से, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, हुक्स लॉ। और यहां से आपके पास आ जाता है सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, इलास्टिक कांस्टेंट्स। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट लगाते हैं, आपने सीखा होगा ये। उसके बाद ई की वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, ठीक है। या फिर आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी देखेंगे, जो कि होती है एमपीए, ठीक है। shear मॉड्यूलस, shear मॉड्यूलस क्या होता है, टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, विच इंप्लाइज टो is equal to g into phi, which implies phi is equal to rho upon g। g is equal to rho upon phi, ठीक है। जहां पे phi क्या है, shear strain है, और ये क्या है, shear stress है। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस आता है, इसे हम के से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी, एप्सिलॉन वी। जहां पे ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, और ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और यही यूनिट क्या कहलाती है, 1 एमपीए होती है। इसकी देखिए, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, तीनों की यूनिट सेम मिलेगी आपको, ठीक है। म्यू, म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो। किसका रेशियो, रेशियो है, देखिए नाम से ही अनुपात है, रेशियो है, किसका रेशियो है, ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। ये हमें ये बताता है कि अगर किसी पदार्थ को खींचा जाए या दबाया जाए तो उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में कितना अंतर आएगा, कितनी विकृति आएगी, वो हमें ये बताता है, ठीक है। कहीं कहीं आप यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेंगे, वो नेगेटिव आपको साइन यहाँ पे देखने को मिलता है, वो ये हमें बताता है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस किसी चीज को खींचा जाए तो लेटरल स्ट्रेन कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज को दबाया जाए तो लेटरल स्ट्रेन बढ़ जाएगी। तो म्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये अनुपात है, तो ये यूनिटलेस होती है, नो यूनिट, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द longitudinal strain, it is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। इसके बाद यहां पे आते हैं, फिर से क्या टॉपिक है अब हमारे पास, कंपोजिट शाफ्ट्स। कंपोजिट शाफ्ट्स में हम निकालना सीख लेते हैं। कंपोजिट शाफ्ट्स में हमारे पास, अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक शाफ्ट है या एक मटेरियल है जो 3 भागों में बटा हुआ है, और इस पे कुछ बल इस टाइप से लग रहा है कि ये मान लीजिए 10 किलो न्यूटन है, ये 5 किलो न्यूटन है,
ये 4 किलो न्यूटन है। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि यहां पर कितनी वैल्यू आएगी पी। ठीक है, या तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर वो पूछेगा ऐसे कि अगर ये लंबाई उसने दे दी, ये लंबाई दे दी मान लीजिए 5 मीटर, ये वाली वैल्यू दे दी 2 मीटर, ये वाली वैल्यू दे दी 1 मीटर, और ये वाली वैल्यू दे दी 2 मीटर। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां पे लेंथ दे देगा, आपसे ये वाली वैल्यू निकालेगा। ये वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जिस तरफ ये सभी फोर्सेस हैं उनको सम कर दीजिए, यानी 10 + 4 इज इक्वल टू 5 + p, विच इंप्लाइज p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 किलो न्यूटन। 9 किलो न्यूटन। ठीक है, p की वैल्यू 9 किलो न्यूटन आ गई। तो अब आपसे वो स्ट्रेन भी पूछ सकता है कि बताइए इस भाग में अंदर ए बी सी डी, इस भाग में कितना स्ट्रेन आएगा, इस भाग में कितना आएगा, या इस भाग में कितना आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको तोड़ लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से। 10, यहां पे 10 लग रही है तो यहां पे भी 10 लगनी चाहिए, बोलिए हाँ या ना। सुपरपोजिशन थ्योरम से अगर यहां पे 10 लग रही है तो यहां पे भी 10 लगनी चाहिए। अब बी पॉइंट पे 10 लग रही है, ठीक है, पर एक्चुअल में कितनी लग रही है, 9। तो अगर 10 इस डायरेक्शन में लग रही है, एक्चुअल में 9 लग रही है, तो मुझे यहां पे 9 बनाने के लिए यहां पे 1 किलो न्यूटन इधर देना पड़ेगा, और इधर 1 लग रहा है तो इधर भी 1 लगेगा। ठीक है, इसके बाद सी डी, यहां पे एक्चुअल में कितना लग रहा है, यहां पे एक्चुअल में 4 लग रहा है, यहां पे दिख रहा है 1, यहां पे लग रहा है 4, यहां पे लग रहा है 1, तो और कितना देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा यहां पर 3, 4, यहां पे 1 दिया हुआ है, यहां पे हमें देना पड़ेगा 5, 5 किलो न्यूटन। भाई 5 इधर दे रहे हैं, 1 इधर जा रहा है, तो एक्चुअल में 4 इधर जाएगा ना, तो 4 तो इधर जा रहा है, और यहां पे 5 किलो न्यूटन। तो इस टाइप से आप इन तीनों शाफ्ट को, इन तीनों बॉडीज को तोड़ सकते हैं। ये 2 मीटर आ गया है, ये 2 मीटर आ गया है, और ये 1 मीटर आ गया है। तो यहां से आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आप, अब तो ये चीज आसान हो गई है, अब तो चीज यहाँ पे ये आसान हो गई है। ठीक है, यहां से आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेन आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से मान लीजिए एप्सिलॉन स्ट्रेन, एप्सिलॉन 1 स्ट्रेन मिल गया, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 मिल गया, यहाँ पे एप्सिलॉन 3 मिल गया। तो टोटल क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन 3। ठीक है, तो ये कंपोजिट शाफ्ट्स आ गई हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली एंड सडनली अप्लाइड लोड। देखिए कुछ ऐसे लोड्स होते हैं जो ग्रेजुअली अप्लाइड होते हैं, और कुछ ऐसे लोड्स होते हैं जो सडनली अप्लाइड होते हैं। तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूले आकर के क्या मिलते हैं, वहां पे हमारे पास फॉर्मूला आकर के मिलता है ग्रेजुअली में, अगर हम देखें ग्रेजुअल और सडन। ग्रेजुअल और सडन, ग्रेजुअल में क्या होता है, ग्रेजुअल में अगर हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है
तो एनर्जी के लिए हमें वर्क डन निकालना होता है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एवरेज लोड इंटू डिफॉर्मेशन। एवरेज लोड इंटू डिफॉर्मेशन। एवरेज लोड क्या है, एवरेज लोड आ जाएगा P/2 इंटू डेल्टा एल, P/2 इंटू डेल्टा एल। तो यहां पे आ जाएगा P/2 एप्सिलॉन इंटू एल। डेल्टा एल देखिए, एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल होता है। डेल्टा एल की जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल। वही चीज यहां पर लिखी है, वही चीज यहां पर लिखी है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा P/2 इंटू स्ट्रेन इंटू लेंथ है, क्या है यहां पे देखिए, स्ट्रेन इंटू लेंथ है, ठीक है। तो हम यहां पे P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन इंटू एल। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू वॉल्यूम अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन इंटू एल, नीचे एल से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2E, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। सिग्मा स्क्वायर कैसे आ जाएगा, देखिए यहां पर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, ठीक है, सिग्मा अपॉन ई। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे सिग्मा अपॉन ई से, तो सिग्मा की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ई नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम, और एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाता है ग्रेजुअल का। अगर हम देखें सडन के लिए, तो सडन के लिए हमारे पास आ जाता है, सडन के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाती है सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू पी अपॉन ए। ये हमारे पास सडन के लिए इक्वेशन बनके तैयार हो जाती है। इसके बाद हम अगर आगे देखें, अब आ जाता है हमारे पास बीम एंड इट्स टाइप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से निकल के आता है, बीम एंड इट्स टाइप। पहला पहला बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम क्या होते हैं, बीम वो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, बीम क्या होते हैं, बीम वो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रांसवर्स लोड्स पड़ते हैं, जो ट्रांसवर्स लोड्स को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी होती है, वो बीम ऐसी कुछ दिखती हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सेकंड ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड आ जाता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है, ये बीम एक एंड से फ्री होती है, दूसरे एंड से फिक्स होती है, ठीक है। ए बी
और ये लेंथ आपकी हो जाती है एल। उसी टाइप से ये लेंथ हो जाती है आपकी एल। ठीक है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम एक एंड से फिक्स, दूसरे एंड से फ्री। एक एंड से फिक्स, वन एंड फिक्स, अदर एंड इज फ्री। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर बीम हो गई। थर्ड बीम कौन सी होती है? थर्ड बीम होती है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम वो बीम होती है जिसके ऊपर जो सपोर्ट्स होती हैं वो हर एक इंटरवल के बाद लगी होती है, वो हर एक इंटरवल के बाद लगी रहती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली गए हो, दिल्ली में जो मेट्रो होती है, दिल्ली मेट्रो, उसका जो रेलवे लाइन होती है वो एक कंटिन्यूअस बीम का एग्जांपल है। ठीक है, किसका एग्जांपल है? कंटिन्यूअस बीम का। ए बी सी डी। इसके बाद अगला आ जाता है प्रॉप्ट कैंटिलीवर। प्रॉप्ट कैंटिलीवर, प्रॉप्ट कैंटिलीवर वो बीम होती है जो कैंटिलीवर तो होती है भाई, नाम में अगर कैंटिलीवर आ रहा है तो कैंटिलीवर तो है वो, पर कैंटिलीवर के साथ हम यहाँ पे एक प्रॉप दे देते हैं, टिका देते हैं उसे एक सरफेस पे। एल एल। ठीक है, तो ये होती है प्रॉप्ट कैंटिलीवर। ए पॉइंट, बी पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ बीम होती है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, ये बीम कौन सी होती है? ये दोनों एंड से फिक्स होती है, ए और बी, ए और बी, ये दोनों एंड से क्या होती है? फिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की आपको 5 बीम देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या इसके अलावा भी होती है? बिल्कुल होती है, एक बीम और होती है, चलिए देख लेते हैं। सिक्स्थ, ओवरहंग बीम। ओवरहंग बीम कौन सी होती है? जो दोनों एंड पे सपोर्ट तो होती है पर दोनों एंड से वो निकली हुई रहती है। ए बी सी डी, ये क्या होती है? ओवरहंग बीम होती है, ओवरहंग बीम। तो ये यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बीम को, बीम की परिभाषा लिखिए तथा विभिन्न बीम्स की विभिन्न धरणों को या विभिन्न बीम्स को विस्तार रूप से सचित्र समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन बीम, व्हाट डू यू मीन बाय बीम, एंड एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप्स। ठीक है, तो यहां से बीम निकल के आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन इन बीम। कैलकुलेशन दो टाइप से बन के आती हैं, एक आती है एसएफडी निकालने को, एक आती है बीएमडी निकालने को। ठीक है, एसएफडी और बीएमडी निकालने को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एसएफडी और बीएमडी कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन में, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड का, ये सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इस पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 5 का, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर्स, 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर।
दो दो चार, दो छः और चार 10, 10 मीटर की एक ये बीम है, ए बी सी डी ई। तो यहां पे हमें इसका एस एफ डी निकालना है। एस एफ डी निकालने से पहले हमें इसका रिएक्शन निकालनी होती है। यहां पर ये आपने सीखा होगा। तो ए एंड बी आर रिएक्शंस, ठीक है। देयरफॉर आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? वर्टिकल लोड्स के बराबर, यानी 5 प्लस 4 इंटू यूडीएल है, यानी 4, 16 और 5 21 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो मोमेंट अबाउट ए ले लेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो यहां से मोमेंट ले लेंगे, तो हम यहां पे बैठ गए हैं, यहां पे बैठ गए हैं। तो मोमेंट लीजिए, मोमेंट एम ए इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 इंटू कितनी डिस्टेंस पे? 2 और 2 4, 4 प्लस 2 6 प्लस माइनस आर बी इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 10, 16, 16 6 जा 96। तो यहां पे आर बी की वैल्यू आ गई 96, 106, 10.6 न्यूटन। आर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10.6 न्यूटन। कितनी आ गई? 10.6 न्यूटन। उसी तरीके से आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर ए, ये वाली वैल्यू आप यहां पे रख देंगे। तो यहां पे आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 माइनस 10.6 न्यूटन। तो 11 माइनस 4, 11 माइनस 0.6 यानी 10.4 न्यूटन, 10.4 किलो न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पे ये निकल के आ गई। तो आर ए आर बी निकल के आ गई। अगर हमें इसकी एस एफ डी बनानी हो तो इसकी एस एफ डी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी। इसके बाद यहां ए से, ए पे कितना लोड लग रहा है? ए पे रिएक्शन कितनी है? 10.4, 10.4 ऊपर की डायरेक्शन में है तो 10.4 ऊपर। इसके बाद हॉरिजॉन्टली कोई लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल आ जाओ, 5 नीचे है, 5 नीचे आ गए। कितना आ गया यहाँ पे? 5.4, 5.4 इधर आ गया। इसके बाद इधर आ जाइए हॉरिजॉन्टल। अब कितना लग रहा है? 16 लग रहा है, 16। यहाँ पे हम 5.4 आ गए तो ये कितना बचा? ये बचा 4.6। 4.6 बचा। 4.6 बचा है। तो हम यहां से 16 नीचे आ गए, यहां पे कुछ वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। और इसके बाद फिर से यहां, और आरबी की वैल्यू 10.6 ऊपर। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ी सी हो सकता है कैलकुलेशन में एरर आ गया हो, पर डिजाइन कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पे आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। यहां पे, सॉरी, यहां पे शियर फोर्स क्या है? यहां पे शियर फोर्स 0 है, ठीक है। तो किन किन पॉइंट्स पे यहां पे शियर फोर्स 0 है? यहां पे और यहां पर शियर फोर्स 0 है, ठीक है। अब इसकी अगर इसकी बीएमडी बनाने को आ जाए तो बीएमडी हमेशा एसएफडी के नीचे बनाई जाती है। बीएमडी हमेशा इसकी बीएमडी अगर मुझे देखनी है तो बीएमडी यहां पे 0 होगी। इसके बाद यहां से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी तो यहां पे हम 10 आ गए हैं। यहां पे, यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 आ गई। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ गई?
आर ए 10.4 इंटू 4, 10.4 इंटू 4 यानी 41.6, 41.6 माइनस 10, 41.6 माइनस 10, 31.6, तो यहां से 31.6 आ गई। इसके बाद यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10.6 इंटू 2 कितनी आ गई, 21.2, तो 21.2 आ गई। और उसके बाद यहां पर 0 आ गई। तो इस टाइप का आप यहां से इस टाइप से एसएफडी बीएमडी तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास न्यूट्रल लेयर न्यूट्रल एक्सिस का। कौन सा, न्यूट्रल लेयर न्यूट्रल एक्सिस का। न्यूट्रल लेयर न्यूट्रल एक्सिस क्या होते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक शाफ्ट है, सॉरी ये एक बीम है, ये एक बीम है, ठीक है। इस बीम पर, इस बीम का एक मिड पॉइंट होगा। जब इस पे लोड लगाया जाएगा तो इस बीम का एक मिड पॉइंट होगा। इस बीम का एक ये मिड पॉइंट होगा। ये बीम तो ये वाली जो लेयर है जो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बनती है, इस वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल लेयर कहते हैं। न्यूट्रल लेयर। और ये वाली जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस हमेशा बीम के न्यूट्रल लेयर से पास होकर के जाती है। और न्यूट्रल लेयर वो लेयर होती है जहां पे ना तो डिफॉर्मेशन, जहां पे ना तो टेंशन हो, जहां पे टेंशन डिफॉर्म, ना तो टेंशन हो ना ही कंप्रेशन हो, ठीक है। जहां पे ना तो बीम में टेंशन कर्व बनता है ना ही बीम में कंप्रेशन कर्व बनता है, तो उसे हम न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल लेयर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आ जाता है बेंडिंग स्ट्रेसेस असम्पशन। बेंडिंग स्ट्रेसेस के कुछ असम्पशंस हैं, वो आपको याद रखने। क्या असम्पशन है, वो असम्पशंस ये है कि assumptions इन बेंडिंग स्ट्रेसेस। assumptions इन बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला, ई यानी यंग्स मॉड्यूलस इज कांस्टेंट, ठीक है। कुछ ऐसे यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है बीम के अंदर के मटेरियल की, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, होमोजीनियस होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। तो होमोजीनियस
एंड आइसोट्रोपिक। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? थर्ड पॉइंट प्लेन रिमेन आफ्टर प्लेन, प्लेन रिमेन आफ्टर डिफॉर्मेशन, प्लेन रिमेन आफ्टर डिफॉर्मेशन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसे assumptions हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, टोटल 5 से 6 assumptions होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जब भी आपसे बीम के स्ट्रेसेस के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो assumptions हो गए। assumptions के बाद हम आते हैं यहां पर डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा पर बहुत ज्यादा है। आप अपनी बुक से देखिएगा। मैंने मैंने कोर्स में पूरा डेरिवेशन आपको कराया हुआ है। डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर देखा जाए तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है, एक क्वेश्चन ये बन के आता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? बेंडिंग इक्वेशन m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। m क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। या इसे हम सिंपल मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। यहां पे मैं इसकी यूनिट लिख लेता हूं। इसकी यूनिट होती है मोमेंट की न्यूटन मीटर। एसआई में ही लिख रहा हूं। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर की पावर 4। सिग्मा बी होता है बेंडिंग स्ट्रेस। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई होता है डिस्टेंस। फ्रॉम न्यूट्रल लेयर। ठीक है। ई क्या होता है? ई होता है यंग्स मॉड्यूलस। और आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से आपकी ये इक्वेशन निकल के आती है। बीम मान लीजिए ये है, ठीक है। इस बीम को जब आप लोड देंगे तो ये बीम कुछ ऐसी डिफॉर्म हो जाती है। तो ये बीम जब ऐसे आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट बन के आता है यहां से लेके यहां तक, ये ये डिस्टेंस आर कहलाती है। आर कहलाती है। ठीक है। और ये डिस्टेंस वाई होता है। ठीक है। तो यहां पे हमने ये वाली इक्वेशन देखी, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
इक्वेशन है, या तो इसके इस इक्वेशन के बेसिस पे आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, या फिर 99% चांसेस है कि इस इक्वेशन की आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगी। क्या नाम है? बेंडिंग इक्वेशन, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा b बाय y इज इक्वल टू e बाय r। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज देखी। इसके बाद आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इस इक्वेशन के बेस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाटा दे देगा इस इक्वेशन से, तीन तीन डाटा दे देगा, फोर्थ डाटा आपको निकलवाएगा, तीन दो डाटा दे देगा, तीसरा डाटा निकलवाएगा, फिर चौथा डाटा निकलवाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा b बाय वाई इज इक्वल टू e बाय आर, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं तो इस इक्वेशन में आपको कोई भी दो डाटा दे देगा, ठीक है, और तीसरा निकलवा देगा, तीसरा निकलवाएगा तो उसकी हेल्प से चौथा निकल जाएगा। तो बेसिकली या तो वो ये इक्वेशन आप इस इक्वेशन की हेल्प ले सकता है, या वो इस इक्वेशन की हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है डाटा क्या दिया हुआ है। फिर आ जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन, कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन हम यहाँ पे आते हैं। डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम्स। डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम क्या होता है? अगर मैं यहां पर एक कैंटिलीवर बीम बना दूं, इस पे लोड लगा दूं W, ये डिस्टेंस हो L, तो ये बीम जो है, ये बीम यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये बीम डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वाला जो डिफ्लेक्शन है ये होता है वाई मैक्स। ठीक है, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, जैसे जैसे आप इधर जाते हैं, तो ये वाई कम होता जाता है, ये वाई कम होता जाता है। ठीक है, यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वाई मैक्स है, ये जो वाई मैक्स है, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है पी एल क्यूब बाई 3 EI, यानी WL³ बाय 3 EI। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखता है, फॉर्मूले के बेस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। एल क्या है? बीम ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ बीम है। ई क्या है? इसका यंग्स मॉड्यूलस है, आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू देगा आपको, और आपको एल देगा, आपको वाई मैक्स निकालना है बस। ठीक है, डाटा पुट करिएगा, निकाल दीजिएगा। कभी कभी वो चीजें ऐसे दे देगा, वाई मैक्स दे देगा, ई दे देगा, आई दे देगा, एल दे देगा, डब्ल्यू पूछ लेगा कितना बीम पे लोड लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें। आगे आ जाता है टॉर्शन एंड इट्स डेरिवेशन। देखिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन। ये 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से बन के निकल के आता है। डेरिवेशन ऑफ टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन की क्या डेरिवेशन होती है, टॉर्जन इक्वेशन के क्या एजम्पशन होते हैं, वो चीजें आपको याद रखनी है। टॉर्जन इक्वेशन मैं यहां पे बताता हूं आपको क्या होती है।
टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है? टॉर्जन इक्वेशन बच्चों अगर हम देखें तो टॉर्जन इक्वेशन बिल्कुल बेंडिंग इक्वेशन के जैसी कुछ 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 दिखती है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो टॉर्जन इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, टी बाई जे इज इक्वल टू टो बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा ओवर एल। टो बाई टी बाई जे इज इक्वल टू टो बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा ओवर एल। जहां पे टी क्या है? टॉर्क है ऑब्वियसली। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। जे क्या है? जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी यूनिट क्या है? मीटर की पावर 4 है। तो क्या है? शियर स्ट्रेस है। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आर क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मीटर। जी क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शियर मॉड्यूलस भी कहते हैं। इसके बाद थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट। और इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट वो है रेडियंस। एल क्या है? लेंथ ऑफ शाफ्ट। लेंथ ऑफ शाफ्ट इसकी यूनिट क्या है? मीटर है। तो टी बाई जे इज इक्वल टू टू बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा ओवर एल। यहां से आपकी ये टॉर्जन इक्वेशन निकल के आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां से हम कैस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के इक्वेशन से? एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन भाई साहब, इसका डेरिवेशन आप करके जाइएगा। अगर डेरिवेशन किया और डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो चुका है तब जाके इसके न्यूमेरिकल पे हाथ आजमाइएगा। सबसे पहले इसका डेरिवेशन फिनिश करके जाइएगा। डेरिवेशन डेरिवेशन ऐसा होना चाहिए कि आप पेन रुकने से पहले आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा इस टॉर्जन इक्वेशन का डेरिवेशन की। ठीक है, सीधा सीधा 5 नंबर में वो यहां से पूछ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकता है? अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है इसका न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल क्या पूछेगा? वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि इक्वेशन है टी बाई जे इज इक्वल टू टू बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा ओवर एल। ठीक है, तो यहां से वो क्या पूछ सकता है? यहां से पूछ सकता है कि आपको टी दे देगा, जे दे देगा, आर दे देगा, टाउ पूछ लेगा। अच्छा, एक चीज और, अगर हमारे पास एक ये सर्कल है, सर्कुलर शाफ्ट है, एक ये सर्कुलर शाफ्ट है और इस सर्कुलर शाफ्ट पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है। इस सर्कुलर शाफ्ट पे टॉर्क अप्लाई आप कर रहे हैं, तो यहां पर
ये इस टाइप का पैटर्न बन के निकल के आता है, यानी जब आप टॉर्क अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है टेंशन और यहाँ पे आता है कंप्रेशन। और इस वाले पॉइंट पे ना तो टेंशन होता है ना ही कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आती है वो आती है टी इंटू आर अपॉन जे। और मैक्सिमम कब आ जाएगा, जब आर इजिकल टू आर हो जाएगा, यानी टी इंटू आर अपॉन जे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब, 16t अपॉन पाई डी क्यूब। सॉल्व करके देख लीजिएगा, जे की वैल्यू जो होती है सर्कुलर शाफ्ट के लिए वो होती है पाई डी की पावर 4/32 मीटर की पावर 4। तो जब आप इसे यहां पे रखेंगे तो टी आर की जगह d/2 अपॉन पाई डी की पावर 4/32। तो यहां से ये डी क्यूब आ गया, ये ऊपर चला गया, यहाँ से ये 16 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब, बिल्कुल सेम ऊपर जैसा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, इसके भी इस पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद वो आपसे थीटा निकलवा सकता है कि आपने एक शाफ्ट को ट्विस्ट किया, उस शाफ्ट को ट्विस्ट करने पे कितना थीटा चेंज हुआ, कितने थीटा रेडियंस चेंज हुए। तो वो आपसे इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल हो चुका है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप इसको करेंगे, इसके बाद इसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर कंपैरिजन, इसका भी एक डेरिवेशन है, कराया है मैंने। सॉलिड और होलो शाफ्ट का कंपैरिजन, ये भी आपसे भर भर के एग्जाम में पूछ सकता है। जो जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लोज्ड स्प्रिंग। क्लोज्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग सबसे पहले देख लेते हैं। स्प्रिंग क्या होती है, मैकेनिकल मेंबर है। यूज टू यूज टू मैकेनिकल मेंबर है यूज टू एब्सॉर्ब लोड्स एंड रिलीज एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहां से स्प्रिंग निकल के आती है। स्प्रिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। अगर हम थोड़ा सा और बारीक देखें तो आपको थर्ड टाइप की भी स्प्रिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहले होती है हेलिकल स्प्रिंग, सबसे ज्यादा देखने वाली जो स्प्रिंग होती है वो आपने हेलिकल स्प्रिंग देखी होगी। फिर आती है लीफ स्प्रिंग, और फिर आती है कॉइल्ड स्प्रिंग या टॉर्जन स्प्रिंग। टॉर्जन स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग दो टाइप की होती हैं।
हेलिकल स्प्रिंग दो टाइप की, ओपन स्प्रिंग, ओपन स्प्रिंग, ये होती है क्लोज्ड स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग दो टाइप की होती है, सेमी इलेप्टिकल और क्वार्टर इलेप्टिकल। क्वार्टर क्वार्टर इलेप्टिकल। टॉर्जन क्या होती है? टॉर्जन आपने देखा होगा, कुछ ऐसी दिखती है, खिलौनों में यूज होती है बेसिकली वो। अगर हम ओपन स्प्रिंग को देखें तो ओपन स्प्रिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है बच्चों। ओपन स्प्रिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है। क्लोज्ड स्प्रिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है। कुछ ऐसी दिखाई देती है। ओपन स्प्रिंग में यहां पे गैप आपको देखने को मिलेंगे, हर छल्ले में गैप होगा। क्लोज्ड स्प्रिंग में कोई गैप नहीं होता। ओपन स्प्रिंग हमेशा कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी भी इसे टेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि क्लोज्ड स्प्रिंग हमेशा टेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे टेंसाइल फोर्स लगती है, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि ओपन स्प्रिंग क्या होती है, क्लोज्ड स्प्रिंग क्या होती है। इसके बाद इसके बाद डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम हो गया। डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर बीम के बाद इसके बाद अगला टॉपिक क्या था? नॉमेनक्लेचर और स्प्रिंग का फॉर्मूला। स्प्रिंग का फॉर्मूला, ठीक है। नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं हम। नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो यहां पर ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये भाग कहलाता है डायमीटर स्प्रिंग का। ठीक है, ये वाला जो भाग होता, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है स्प्रिंग के वायर का, स्प्रिंग वायर डायमीटर। स्प्रिंग वायर डाया, ठीक है, स्प्रिंग वायर डाया। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है ये होती है ये एल, और एल किसके बराबर होती है? एल एल बराबर होती है 2 पाई एन डी के बराबर, 2 पाई एन डी के बराबर। ठीक है, कौन से मटेरियल से बनती है? ये मटेरियल होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, जिनके अंदर हाई रेजिलियंस प्रॉपर्टी होती है, उनसे हम स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारे पास आ जाता है डिफ्लेक्शन फॉर्मूला। डिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है 64 WR³ N अपॉन GD⁴, GD⁴। देख लेते हैं सही है या नहीं, इसको देख लेते हैं सही है या नहीं। W यानी न्यूटन मीटर का क्यूब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर⁴। बिल्कुल, डेल्टा का फॉर्मूला 64 WR³ N अपॉन GD⁴। बिल्कुल ठीक है, जहां पे R क्या है इसे देख लेते हैं एक बार कंप्लीट रब करके। डिफ्लेक्शन फॉर्मूला,
क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 64 WR³ N अपॉन GD की पावर 4, GD की पावर 4। तो यहाँ पे W क्या है, लोड ऑन स्प्रिंग, R क्या है, रेडियस ऑफ स्प्रिंग, N क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, G क्या है, मॉड्यूलस ऑफ shear मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, D क्या है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, स्प्रिंग वायर। तो यहां से हमें डिफ्लेक्शन फॉर्मूला इस टाइप से निकल के आ जाता है, जहां पे हम ऊपर अगर हम देखें तो डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। तो डिफ्लेक्शन फॉर्मूला यहां से इस टाइप से निकल के आ जाता है बच्चों। यहां पे आपको क्या बोल देगा, डब्ल्यू दे देगा, आर दे देगा, एन दे देगा, जी दे देगा, डी पूछ लेगा। अगर ये सारा डाटा दे देगा, डेल्टा पूछ लेगा। डेल्टा दे देगा, इन सारे डाटा में से सारी चीजें दे देगा, एक रहने देगा, एक वो आपसे पूछ लेगा। तो इस यहां से आपको इस वाले फॉर्मूले से कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। बेसिकली आपको एक चीज वो अपने पास रखेगा और वो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। डिफ्लेक्शन हो गया, अब हम देख लेते हैं सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शिप्स, देखिए सिलेंडर जो होते हैं, सोम में सिलेंडर का जो टॉपिक है वो हम इसलिए पढ़ते हैं सो दैट जो फ्लूइड है उन सिलेंडर के अंदर रख करके ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल के जो टैंकर्स होते हैं, वाटर टैंकर्स होते हैं, वो एक सिलेंड्रिकल शेल के शेप में बने रहते हैं। वो सिलेंड्रिकल शेल के अंदर कितना फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, वो चीजें हम इस वाले टॉपिक में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक पूछी जा सकती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और एक पूछी जा सकती है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा एल से, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एच से, ठीक है। सिग्मा एल जो होता है वो होता है पी डी अपॉन 4T के बराबर, और सिग्मा एच जो होता है वो होता है पी डी बाय 2T के बराबर। जहां पर ये वाली जो डायमेंशन है डी है, ये क्या है, ये डी है, और यहां से प्रेशर जो फ्लूइड का लग रहा है वो पी है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेल को मैंने दो हाफ पार्ट में कट करके आपको सेक्शन बनाने की
बना करके दिखाया है, पी एल पी डी बाई 4t पी डी बाई 2t, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सिग्मा एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल, सिग्मा एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप में आपसे वो ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद अगर स्ट्रेन भी अगर वो पूछ ले तो सिग्मा एप्सिलॉन एल जो होता है वो होता है पी डी बाई 4 टी ई, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए 1 माइनस 2 म्यू, और इसके लिए टू माइनस। तो इस टाइप से वो सिलेंड्रिकल शेप से आधारित न्यूमेरिकल पूछी जा सकते हैं। यहां से आपसे डेरिवेशन भी आ सकता है, यहां से इन दोनों का डेरिवेशन भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो यहां से आपके डेरिवेशन का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो डेरिवेशन भी तैयार करके रखिएगा, डेरिवेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं इससे। तो यहाँ पर आपका यूनिट 5 तक का जो भी कंटेंट है यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये वाला सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, लाभदायक रहा होगा। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश की कि जो भी आपको कंटेंट, जो भी आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअसली बता करके चला हूँ। इस सेशन के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इस सेशन के साथ आप अपनी बुक को ओपन करके दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, और जितना ज्यादा यहां से एडवांटेज ले सके उतना एडवांटेज लेकर के एग्जाम देने जाइएगा। सो आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।